हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डे 1 आंसर राइटिंग चैलेंज के अंदर जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे वो। तो इनके अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हैज़ द कास्ट लॉस्ट इट रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, इलेबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। तो मतलब ये जो आंसर्स लिखना है ना, इस आंसर्स के अंदर यूपीएससी या क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोला है कि आपको हर एक पॉइंटर या जहाँ पे भी रेलेवेंट हो वहाँ पे इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स देके अपने पॉइंट को प्रूव करना है। तो इन्होंने एक्सप्लिसिटली ये लिख ही दिया, तो आपको एग्जांपल्स इसमें अच्छे यूज़ करने पड़ेंगे। और सेकंड है कि ये पूछ रहा है कि क्या कास्ट अपनी रेलेवेंस खो चुकी है मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के अंदर। तो एक चीज़ मैंने ये देखी है कि बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पे ये लिख दिया है कि फैक्टर्स लिख दिए हैं। उन्होंने लिख दिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कास्ट अपना मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी के अंदर रेलेवेंस खो चुकी है, बट इन्होंने ये नहीं पूछा है। जब आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल कि क्या पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इफ़ देर इज़ एन ऑब्जेक्ट ए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलर ए ऑब्जेक्ट की रेलेवेंस ख़त्म हुई है, आप ये समझते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि हाँ इसकी रेलेवेंस ख़त्म हुई है, इस तरह से ख़त्म हुई है। फिर आप ये बोलेंगे कि नहीं इसकी रेलेवेंस नहीं ख़त्म हुई है, इन रीजंस की वजह से ख़त्म नहीं हुई है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का क्रक्स था कि आपको दोनों एस्पेक्ट्स दिखाने थे। एक तरफ तो ये दिखाना था कि यस कास्ट ने अपनी रेलेवेंस को खोया है मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, और दूसरा आपको ये दिखाना था कि नहीं आज भी ये रेलेवेंस करता है इंडियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, और कैसे करता है। बेसिकली क्वेश्चन था कैसे का, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको क्या करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जो फर्स्ट चीज़ है ना जिन्होंने सही भी लिखा है, फर्स्ट पॉइंटर जो है कास्ट लूजिंग इट्स रेलेवेंस को दिखा दिया है यहाँ तक 1.5 पन्ने तक, और दूसरी चीज़ को दिखाया है सिर्फ आधे पन्ने में, और फिर हौच पौच तरीके से कंक्लूजन लिख दिया है। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो जो उसके अंदर इंट्रोडक्शन होती है वो इंट्रोडक्शन 1/3 पेज से ज़्यादा नहीं होगी, उसके अंदर 30 से 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, और जो कंक्लूजन है वो भी सेम होगा, उसके अंदर 30 से 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। वे फॉरवर्ड बोल लीजिए, कंक्लूजन बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स को ही कंक्लूजन में यूज़ करना होता है, और ये भी 1/3 पेज से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, और जो बाकी बचा हुआ 1.5 पेज होगा वो बेसिकली आपका मेन बॉडी एड्रेस करने के अंदर यूज़ होगा, और उस मेन बॉडी में भी 2 पार्ट्स होंगे, और उन 2 पार्ट्स को आपको 50-50% में एड्रेस करना है, यानी कि 0.75 पेज एक के लिए और 0.75 पेज दूसरे पार्ट के लिए। इस तरह से आपको एड्रेस करना है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन बेसिकली, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, किस तरह से पॉइंटर्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रो के ऊपर कि इंट्रो क्या होती है। तो इंट्रो के अंदर आपको, जैसे यहाँ पे आपको पता लग गया कास्ट एक कीवर्ड है, तो कास्ट की ही इंट्रो लिख देनी है कि कास्ट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द इंडिविजुअल इनटू द ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बर्थ डिटरमिनिंग द सोसाइटल रोल एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसकी जगह आप दूसरी डेफिनेशन भी टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं किसी भी थिंकर की, बट थिंकर का नाम मत लिखना। और बहुत सारे लोगों ने ना ये डायग्राम बनाया है, तो हमेशा याद रखना कि ये डायग्राम यहाँ बना के अपना स्पेस खराब नहीं करना है, ठीक है। इस डायग्राम की यूपीएससी ने कोई एक्सप्लिसिटली थोड़ी पूछा आपसे डायग्राम, तो इसको ना आप कोने में बनाओ ऐसे, ठीक है, आपका स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, और फिर आप आ जाओ मेन बॉडी की तरफ। तो मेन बॉडी की तरफ जैसे भी हम आए तो आपने बोला कि कास्ट एक स्ट्रेटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर है जो इंडिविजुअल ग्रुप्स को बर्थ के बेस पे डिटरमिन करता है और उनको सोशल रोल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कास्ट इज़ लूजिंग द रेलेवेंस। आपने हेडिंग बनाया, हमेशा याद रखना जो हेडिंग्स बनते हैं ना वो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसी को ही क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर डाल के हेडिंग्स बनते हैं, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्टली क्लियर हो जाए कि ये स्टूडेंट बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि कास्ट लूजिंग एंड रेलेवेंस, तो आप फर्स्ट एस्पेक्ट दिखाएंगे यस इट इज़ लूजिंग इट्स रेलेवेंस, हाउ इट इज़ लूजिंग इट्स रेलेवेंस, ठीक है। तो आप एक चीज़ मैंने ना जो आपको वीडियो बनाई थी या नोट्स दिए थे उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि फीचर्स ऑफ कास्ट होते हैं, ठीक है। फीचर ऑफ कास्ट के अंदर ना 7 से 8 टेक्निकल वर्ड्स थे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई पर्सन है, मान लो अभिजीत नाम का कोई भी पर्सन है, वो अपनी रेलेवेंस खो रहा है या वो उसकी रेलेवेंस खो रहा है, तो रेलेवेंस खोने में आप किसी के बारे में ये बताओगे कि किस तरह से उसकी जो क्वालिटीज़ थी ना वो डिक्लाइन कर रही हैं,
ठीक है, यानी उसकी पर्सनैलिटी की डिफरेंट क्वालिटीज़ किस तरह से डिक्लाइन कर रही है। तो कास्ट लूजिंग एट ए रेलेवेंस फॉर आइडेंटिफाइंग द मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो इसके अंदर आप ये दिखाओगे कि जो कास्ट के फीचर्स थे ना, जिनसे कास्ट आइडेंटिफाई होती है, वो किस तरह से लूजन कर रहे हैं, यानी एंडोगेमी किस तरह से लूजन कर रही है, ठीक है, कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज जो है वो किस तरह से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कास्ट बेस्ड स्टेटस जो पहले मिलता था वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये सब दिखाओगे आप, तो इससे पता लगेगा कि कास्ट अपनी रेलेवेंस लूज कर रहा है मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी को आइडेंटिफाई करने में। तो अब हम दिखाते हैं कि पॉइंटर्स कैसे बनाने होते हैं। जनरली आपको याद रखना है 3 लाइंस का पॉइंटर होगा, जिसके अंदर एग्जाम्पल भी होगा, ठीक है, और कीवर्ड भी होगा। और कीवर्ड लिखते हुए ना आपको थोड़ा सा ये भी मेंशन कर देना है कि वो कीवर्ड हुआ क्यों है, उसका थोड़ा सा रीज़न लिख देना है बस। वो रीज़न लिखते हुए भी ना आपको रीज़न का भी कीवर्ड यूज़ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब आपने लिखा कि कास्ट रेलेवेंस कैसे लूज कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज, यानी ये कीवर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी क्यों कर रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेदर शॉप्स आर ओन्ड बाय द ब्राह्मण्स नाउ, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि भाई कास्ट का एक फीचर तो लूजन कर रहा है ना, कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज वीक हो रहा है, तो आपने पहला पॉइंटर ये लिखा। दूसरा पॉइंटर क्या है कि कास्ट का एक और फीचर है एंडोगेमी, कि एंडोगेमी जो है ना एज अ फीचर ऑफ कास्ट इज डिसएसोसिएटिंग, ठीक है। वाई दिस इज डिसएसोसिएटिंग, ड्यू टू द राइजिंग वैल्यू ऑफ द लिबरलिज्म। फिर आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया कि इंटरकास्ट मैरिजेज, लव मैरिजेज आर ऑन राइज, ठीक है, कि इंटरकास्ट मैरिजेज और लव मैरिजेज बढ़ रही हैं, इस वजह से एंडोगेमी है वो डिक्लाइन हो रही है। देन तीसरा पॉइंट आपने ये दे दिया कि कास्ट बेस्ड स्टेटस जो पहले था ना, दैट इज रिप्लेस बाय द क्लास बेस्ड स्टेटस, ठीक है। पहले क्या होता था, बचपन में जो आपको कास्ट आइडेंटिटी मिल जाती थी उसके बेस पे आपका स्टेटस डिफाइन होता था कि ब्राह्मण है तो सबसे ऊपर क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्रा। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप क्लास बेस्ड स्टेटस है, आप पढ़ लिखने के बाद, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एक यू कैन गेट अ गुड जॉब एंड योर स्टेटस विल इंक्रीज। इसको बोलते हैं हम अचीव्ड स्टेटस, टेक्निकल वर्ड है अचीव्ड स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, हाई पेड जॉब्स इन अर्बन प्लेसेस, ये इसका एक एग्जाम्पल है कि कास्ट बेस्ड स्टेटस इज रिप्लेस बाय द क्लास बेस्ड स्टेटस। इसलिए हम कह सकते हैं कि कास्ट अपनी रेलेवेंस लूज कर रहा है। फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ठीक है। तो फिर आपको ये लिखना है कि ड्यू टू द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ड्यू टू द अर्बनाइजेशन इज ब्रेकिंग द कॉमेंसैलिटी एंड द सोशल इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्शंस। पहले क्या होता था, कास्ट की वजह से ना कॉमनसैलिटी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ खाना खाएंगे और सोशल इंटरेक्ट भी उन्हीं के साथ करेंगे। बट कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होने की वजह से अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, ये जो फीचर है ना कास्ट का, ये भी डिसएसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसके होने से क्या हो रहा है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड द प्योरिटी दैट इज द अनटचेबिलिटी इज अनडन। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी था ना वो खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैचबॉक्स टाइप ऑफ हाउसेस आ गए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं और उसकी तरह से हमने सेंटेंस फ्रेम किया है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, कास्ट अपना रेलेवेंस क्यों लूज कर रही है, ड्यू टू द एफर्मेटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, ठीक है। दिस हैज़ रिड्यूस द कास्ट एज ए टूल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पहले इंडिया की मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कास्ट को एक टूल यूज़ किया जाता था सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, बट एफर्मेटिव एक्शन की वजह से वो भी खत्म हो गया है। तो बेसिकली आपने कितने पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट लिखा, 4, 5, 6 पॉइंट हो गए। तो एक तरफ के 6 पॉइंट हो गए, तो दूसरी तरफ के भी आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। तो आपको अपना पेज उसी तरह से मैनेज करना है। तो अब आपको पता है कि यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, तो यू विल एटलीस्ट टेक 0.75 पेज विच विल, जो 6 पॉइंट्स बताएगा और उन 6 पॉइंट्स को आपको बहुत कंसाइज तरीके से लिखना है, ठीक है। बट ये आज भी कैसे रेलेवेंस होल्ड कर रहा है, आपने हेडिंग बताया, हाउ लिखा, एग्जामिनर समझ गया, दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आ गया, उसको क्लियरली दिख गया कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो इस वजह से आज की डेट में ना जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन और लेजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। एग्जामिनर को ना आपका क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए कि ये लड़का क्या कहना चाह रहा है, और बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं, ठीक है। तो आपने पॉइंटर क्या लिखा कि कास्ट स्टिल सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। आज भी कास्ट की रेलेवेंस है, क्यों, कास्ट एक सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल क्षत्रिय प्राइड, ठीक है, बहुत सारे लोग प्राइड लेते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी गाड़ियों के पीछे अपने सरनेम्स लिखवाते हैं। तो कास्ट आज भी एक सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बना हुआ है, इस वजह से आज भी रेलेवेंट है मल्टीकल्चरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में। सेकंड क्या है
कि कास्ट डिसाइड्स द एस्पिरेशन एंड द सोशल कैपिटल। आज की डेट में ना कास्ट भी एक आदमी का एस्पिरेशन और उसका सोशल कैपिटल डिसाइड करती है। इसका एग्जाम्पल देके हम सब्सटेंशिएट कर देंगे, एग्जाम्पल साथ साथ देना है। जैसे जो लोअर कास्ट है ना, दे डू नॉट हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट ऑन करियर, कि जो लोअर कास्ट होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने करियर पे इन्वेस्ट करें, इस वजह से उनकी एस्पिरेशन भी दबी रह जाती हैं। तो कास्ट एक तरह से रेलेवेंस आज भी होल्ड करता है। फिर आपने तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि कास्ट आइडेंटिटी स्टिल लीडिंग टू द सोशल प्रिजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेंस, कि कास्ट आइडेंटिटीज की वजह से भी आज भी सोशल प्रिजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस हो रहा है। आपको ये पॉइंट ऐसा नहीं लिखना कि ड्यू टू द कास्ट आइडेंटिटी अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज देयर इज इंक्रीज इन द सोशल प्रिजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। ये लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, आपकी हेल्पिंग वर्ड खा जाओ और सीधा मुद्दे की बात करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दे दिए कि सेपरेट ग्रेव्स फॉर डिफरेंट कास्ट इन द क्रिश्चियनिटी आर सीन एंड वायलेंस अगेंस्ट द दलित मेन स्टिल ऑन द राइज। तो आपने एग्जाम्पल देके सब्सटेंशिएट कर दिया एक एक वर्ड का। देन यू टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। तो कास्ट आज भी क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज द पॉलिटिकल कल्चर इज द स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट आइडेंटिटीज इन फॉर्म ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखो आपने कीवर्ड यूज करते हुए बहुत बढ़िया फ्रेम किया है अपना पॉइंटर, कि जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल बीएसपी। इस वजह से जो कास्ट है ना आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर स्टिल नॉट कॉमन, ठीक है। आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑनर किलिंग केसेस इन हरियाणा, हरियाणा में आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेंगे तो ऑनर किलिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। तो आपने क्या किया, सिर्फ कीवर्ड लिखा, उसको 4-5 वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन किया आपने एक एग्जाम्पल के साथ। देन नेक्स्ट आ गया कि कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज स्टिल मैनिफेस्टेड इनडायरेक्टली। जो कास्ट एंड ऑक्यूपेशन लिंकेज जिसकी बात हमने पहले की थी कि किस तरह से कास्ट एंड ऑक्यूपेशन लिंकेज कम हो गया है, बट वो एक फॉर्म में आज भी इनडायरेक्टली जिंदा है। कास्ट ऑक्यूपेशन लिंकेज स्टिल मैनिफेस्टेड इनडायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल स्क्वेंजिंग इन्वॉल्व द लोअर कास्ट पीपल, कि जो मैनुअल स्क्वेंजिज है उसके अंदर भी आज भी लोअर कास्ट पीपल देखने को मिलते हैं। तो आप देखो कितना एनरिच क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास सिर्फ 1/3 पेज बचा है कंक्लूजन के लिए। इस 1/3 पेज के अंदर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन देंगे जो थोड़ा टेक्निकल लाइंस के ऊपर हो। तो मैंने क्या लिखा है कि एल्दो द कास्ट हैज़ बिकम लेस रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल सोसाइटी, कि कास्ट की रेलेवेंस कम हुई है मल्टीकल्चरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, बट चेंजिंग फॉर्म्स नीड टू डू अवे हार्मफुल कॉन्कॉमिनेंट। बट ये फॉर्म चेंज कर रहा है और हमें ज़रूरत है कि हम हार्मफुल कॉन्कॉमिनेंट्स है ना जो इसके, उनको दूर करें, जैसे कि अनटचेबिलिटी। तो एक कंक्लूजन मैंने 4 से 4 लाइन्स के अंदर ख़त्म कर दिया। जनरली लोग 8-8, 9-9 लाइनें ले रहे हैं कंक्लूजन के अंदर, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द सुसाइड अमंग द यंग वुमेन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि सुसाइड यंग वुमेन के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। ये 2023 यूपीएससी का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने 8 पॉइंटर्स के आसपास लिखे हैं। तो यहाँ पे फ़र्क ये पड़ जाता है कि कौन कितना बेहतर स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि सबको आता होगा कि स्ट्रक्चर कौन कितना बेहतर करेगा, डाटा कौन कितना अच्छा यूज़ करेगा, एग्जाम्पल कौन कितना यूज़ करेगा, और किस तरह से आप अपने क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमने डिफरेंट डायमेंशन एंड कीवर्ड्स दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इंट्रो यहाँ से शुरू की और बहुत सारा डाटा देते हुए ना यहाँ तक चले गए। भाई इतना नहीं है हमारे पास जिस 2 पेज हैं, 2 पेज के अंदर से 1.5 पेज तो सिर्फ ये बताने हैं, रीजंस बताने हैं कि क्यों यंग वुमेन्स के अंदर हमारी सुसाइड बढ़ रही है। तो सिर्फ एक डाटा से आप इंट्रो दे दीजिए, वो सफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी, आउट ऑफ द 1.6 लाख केसेज ऑफ द सुसाइड, 45026 वुमेन केसेज विद हाफ ऑफ देम आर हाउसवाइफ्स। तो आप इतने के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। देन यू कम टू रीजंस फॉर द हाई सुसाइड। सीधा आपने हिट द अटैक किया और आपने जो हेडिंग्स है ना वो वही बनाया जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था। और जनरल अब मैंने ना इसको तोड़ दिया, मुझे लगा कि मुझे दूसरों से कुछ अलग करना चाहिए। तो आप हमेशा देखो कि सुसाइड के ना 2 रीजंस होते हैं। एक तो जनरल रीजंस होते हैं जो मेल फीमेल दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो मेल को कर रहे हैं, फीमेल को कर रहे हैं, तो वो तो लिखना ही है क्योंकि वो फीमेल को भी कर रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक हैं जो फीमेल्स के हैं, उनके लिए मैंने अलग से पॉइंटर बना दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, मैंने ना इसके अंदर 9 पॉइंटर्स लिख दिए। जनरली अगर आप 9 पॉइंटर्स नहीं लिख पाते हो, अगर आपके पास सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आ गई ना, तो आप जहाँ पे 4 पॉइंटर लिखोगे ना, जितने वर्ड्स यूज़ करके, उनमें आप 9 पॉइंटर्स लिख दोगे जो यूपीएससी चाहता है। तो आपको हिट द बुलजाई
करना है और ऐसे पॉइंटर्स लिखने हैं जो एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट हो और एग्जामिनर पढ़ते ही समझ जाए। तो अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले मैंने ये लिखा कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस is the reason as 90% of the informal women labor force is involved in this sector। तो सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से वुमेन जो है वो डिस्ट्रेस में आ रही है, क्योंकि 90% जो वुमेन है ना वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम करती है। पहला पॉइंट जर्नलिस्ट, ये मेल के भी है ये फीमेल के लिए भी है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि माइग्रेशन ऑफ द मेल्स टू द अर्बन प्लेसेस impacting the psychological condition as they lack the emotional support with rising responsibility। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी लिख देंगे कि मेल्स आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन प्लेसेस, सो दिस इज इम्पैक्टिंग नेगेटिवली द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द वुमेन, सो दे आर लैकिंग द इमोशनल सपोर्ट। ये जो बीच की हेल्पिंग वर्ब्स है ना यार, ये सब गायब कर दो। एक आर्ट सीखो सिर्फ एक लाइन के अंदर अपनी बात कहने का कि माइग्रेशन ऑफ द मेल्स टू अर्बन प्लेसेस इम्पैक्टिंग द साइकोलॉजिकल कंडीशन एज दे लैक इमोशनल सपोर्ट विद राइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये इसका एक पॉइंटर आ गया। देन आप लिखोगे ड्यू टू द कोविड-19 फैमिली ब्रेकडाउन एंड द राइजिंग पॉवर्टी इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल अमंग वुमेन। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया कोविड-19 का। देन आपने लिखा कि विद राइजिंग एजुकेशन एंड लैक ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द लो पेइंग जॉब्स इज इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द स्ट्रेस लेवल। कि वुमेन्स के अंदर क्या हो गया है कि एजुकेशन तो बढ़ गई है बट उनका इंटरेस्ट लो पेड जॉब्स में नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है वुमेन्स के अंदर। ठीक है, देन वी कम व्हाट इज स्पेसिफिक टू द फीमेल्स, कि फीमेल स्पेसिफिक पॉइंट्स अब हमें लिखने हैं। तो फीमेल स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल अप्रॉक्सीमेटली यूज़ दी 75% ऑफ द पेज या 70% ऑफ द पेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब वुमेन्स के पॉइंटर्स क्या है कि जैसे मैंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट, मैंने एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में लिखा इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंस डाटा के साथ, डॉरी वायलेंस, मैरिटल रेप्स उसको डाटा के साथ सब्सटेंशिएट किया, एंड चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल लीडिंग टू द सुसाइड। लोग इसको अलग अलग लिख देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस लिख देंगे, डॉरी लिख देंगे, मैरिटल रेप लिख देंगे। अगर आपके पास एनफ कंटेंट है तो आप उसको प्रेजेंट करिए एक तरह के पॉइंट एक ही जगह के ऊपर, ताकि आपके वर्ड्स बचें और आप और पॉइंट्स लिख सकें। ठीक है, हालांकि दिस इज ऑल्सो गुड अप्रोच, बट आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू हैव ये अप्रोच तब से ही आपके पास पॉइंट कम पड़ रहे हैं, बट ये अप्रोच जब आपके पास पॉइंट बहुत हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वायलेंस 30% ऑफ द वुमेन, डॉरी वायलेंस, मैरिटल रेप्स 87/24 आर, चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल लीडिंग टू द सुसाइड्स। देन यू गो विद द डुअल बर्डन ऑफ द वर्क। तो डुअल बर्डन ऑफ वर्क एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि फैमिली वर्सेस प्रोफेशनल रोल, डुअल बर्डन ऑफ द वर्क फैमिली वर्सेस प्रोफेशनल लोड इज लीडिंग टू द एंजाइटी। सिर्फ इतना लिख के मत छोड़िए डुअल बर्डन ऑफ द वर्क, आप थोड़ा सा इसको लिंक कीजिए किस तरह से। ठीक है, कीवर्ड को थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखाना पड़ता है कि डुअल बर्डन ऑफ द वर्क, फॉर एग्जांपल द फैमिली वर्सेस द प्रोफेशनल रोल लीडिंग टू द एंजाइटी अमंग द वुमेन। देन नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ड्यू टू द 24/7 वर्क, कि 24/7 वर्क की वजह से दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देमसेल्फ, सो एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर फीलिंग द एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। कि भाई 24/7 घंटे वुमेन काम करती रहती हैं, इस वजह से अपने पे ध्यान नहीं दे पाती, तो वो सोसाइटी से एलिनेट हो रही हैं। देन आ गया साइबर बुलिंग एंड द ऑनलाइन अब्यूज ऑन सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग द मेंटल कंडीशन। देन आपने लिखा कि भाई अदर रीज़न क्या है कि साइबर बुलिंग की वजह से और ऑनलाइन अब्यूज़ की वजह से उनकी मेंटल कंडीशन पे फ़र्क पड़ रहा है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये बहुत सोशोलॉजी का कोर पॉइंट हो गया, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, कि जॉइंट फैमिली इज ब्रेकिंग टू द न्यूक्लियर फैमिली, सो दे आर मेकिंग देमसेल्फ फील लोनली। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कितने मैंने बेसिकली सोशोलॉजिकल वर्ड्स यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स, और कितने पॉइंट्स बन गए हैं। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के ऊपर पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट माइग्रेशन ऑफ मेल्स की वजह से आ गया, तीसरा कोविड की वजह से आ गया, चौथा राइजिंग एजुकेशन और लो पेड जॉब्स हो गया। देन स्पेसिफिक ऑफ फीमेल्स के बारे में डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल वायलेंस, चाइल्ड मैरिजेस हो गया। देन डुअल बर्डन ऑफ वर्क हो गया कीवर्ड। देन क्या हो गया कि 24/7 वर्क करती हैं, वो एलिनेशन हो रहा है। देन साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन अब्यूज़ हो गया। देन फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट टू न्यूक्लियर की वजह से जो हो रहा है। तो हमने ये रीजंस लिखे। फिर हम आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन के अंदर आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो 2-3 स्टेप आप मेंशन करके उसको नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जो है स्ट्रेटजी है उससे लिंक कर दीजिए। थोड़ा सा ना आप गवर्नमेंट की स्कीम या फिर गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव से लिंक करते हुए लिखिए, या फिर आप
किसी तरह से एसडीजी या नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वगैरह डाल सकते हैं। डू नॉट राइट दिस टाइप ऑफ की कंक्लूजन की द सुसाइड रेट अमंग द वुमेन आर इंक्रीजिंग, सो वी नीड टू डिक्लाइन दैट टू मेक ओवर सोसाइटी कोहेरेंट। इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है, ऐसे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप ये लिखिए कि आप अब एक डायमेंशन इसमें ये भी है कि एज द सुसाइड रेट वेरीज अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल SC ST एंड द डोमेस्टिक वर्क, कि जो सुसाइड रेट है ना वो भी तो वेरी कर रहा है अलग अलग ग्रुप्स में, फीमेल में, जनरल कैटेगरी में अलग है, SC में अलग है, ST में अलग है, डोमेस्टिक वर्क में अलग है। सो इंस्टेड ऑफ द वन साइज फिट फॉर ऑल पॉलिसी, a well targeted approach in mental health policy 2017 is needed so that we attain SDG number 3 good health and well-being। तो ये एक देखिए ये कंक्लूजन कितना सही कंक्लूजन बनता है कि जो सुसाइड रेट है ना वो अलग अलग कैटेगरी की वुमेन में अलग अलग है। सो वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच की जरूरत नहीं है, एक वेल टारगेटेड अप्रोच की जरूरत है, ताकि मेंटल हेल्थ केयर पॉलिसी को जो हमने 2017 लाई थी उसमें, ताकि SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग को पाया जा सके। तो आई होप कि ये जो मॉडल आंसर्स आपने देखे होंगे, इन मॉडल आंसर को देखने के बाद, इनको समझने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कितनी इंट्रो लिखनी होती है, कितना कंक्लूजन लिखना होता है, और किस तरह से अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है, डिफरेंट पार्ट्स को पेजेस में वेटेज देनी है, और किस तरह से अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है यूजिंग दी डाटा, ठीक है। और जो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे सीखेंगे, ये आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन ये लिख पाएंगे, जस्ट आप दूसरे दिन जो आंसर लिख रहे हैं उनके अंदर इनको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे 5-10 दिन में आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।